नमस्कार दोस्तों, आप सभी का दिल से स्वागत है। स्टोरी शॉर्ट की ओर से आप सभी प्यारे लिसनर को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारी हर वीडियो पर प्यार और सपोर्ट देकर आपने इस चैनल को परिवार बना दिया है और आशा करता हूं कि आपका प्यार और आशीर्वाद ऐसे ही बना रहेगा। प्यारे दोस्तों, आज आपके लिए उस महान इंसान की कहानी लेकर आया हूं जो सिर्फ एक शिकारी नहीं थे, बल्कि एक नेक दिल इंसान भी थे, जिन्होंने अनेकों बार अपनी जान पर खेलकर आदमखोरों से उत्तराखंड के लोगों की जान बचाई और जंगली जानवरों के संरक्षण के लिए अपनी बेमिसाल भूमिका निभाई। और वो इंसान है कर्नल जिम कॉर्बेट जी। और आज मैं उन्हीं की लिखी बेहद खौफनाक कहानी आपके लिए लेकर आए हूं। जब पहाड़ों के इन शांत गांवों में लोग केवल रात को नहीं बल्कि दिन में भी डर कर चलते थे, क्योंकि जंगल की परछाइयों में छिपी थी चंपावत की अदमखोर बाघिन, एक ऐसी खूंखार बाघिन जिसने इंसानों को शिकार समझकर चंपावत के आसपास सभी गांवों में दहशत फैला दी थी। झाड़ियों में सरसराहट होते ही दिल की धड़कन रुक जाती थी और हर कोई बस यही सोचता, कहीं उसका अगला शिकार मैं तो नहीं। आज हम आपको ले जा रहे हैं उस खौफनाक दौर के अंदर जहां आप भी बिल्कुल उसी खौफ को महसूस करेंगे जो उस वक्त उन लोगों ने किया होगा। अगर आप ऐसी ही खौफनाक जंगलों की कहानियां सुनना पसंद करते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और घंटी वाला बटन दबाना मत भूलिए, क्योंकि ऐसी सच्ची शिकार कहानियां हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। चलिए शुरू करते हैं चंपावत की आदमखोर बाघिन। भाग पहला। जब कॉर्बेट जी ने पहली बार उस बाघ के बारे में सुना, जिसे बाद में सरकारी हलकों में चंपावत का नरभक्षी कहा गया, तब वे एडी नॉवेल्स के साथ मलानी में शिकार कर रहे थे। प्रांत के लोग एडी को अपने समय का बेहतरीन शिकारी और शिकार की कभी समाप्त न होने वाली कहानियों के भंडार के रूप में याद रखते थे। वे उन कुछ भाग्यवान लोगों में से थे जिन्हें जीवन में सब कुछ सर्वोत्तम मिला। उनकी राइफल की मार एकदम सही और शक्तिशाली थी। उनका एक भाई भारत का सबसे अच्छा बंदूक का निशानेबाज था, तो दूसरा भारतीय सेना का सर्वोत्तम टेनिस खिलाड़ी। इसलिए जब एडी ने खबर भिजवाई कि संसार के सर्वश्रेष्ठ शिकारी उनके बहनोई को सरकार ने चंपावत नरभक्षी को मारने के लिए नियुक्त किया है, तो यह मान लेना ठीक ही था कि इस जंतु की कारगुजारियों के गिने चुने दिन ही रह गए हैं। लेकिन न जाने क्यों बाघ मरा नहीं, और जब 4 साल बाद कॉर्बेट जी नैनीताल गए तो वह सरकार के लिए तब भी बहुत बड़ा सिरदर्द बना हुआ था। इनामों की घोषणा हो चुकी थी, शिकारियों की नियुक्ति हो चुकी थी और अल्मोड़ा डिपो से गोरखों की टोलियां भी नरभक्षी से निपटने के लिए भेजी गई थीं। फिर भी बाघ द्वारा मारे गए लोगों की संख्या खतरनाक ढंग से बढ़ती चली जा रही थी। ये बाघिन, जैसा कि बाद में पता चला, नेपाल में 200 लोगों की जान लेने के बाद हथियारबंद नेपालियों द्वारा खदेड़े जाने पर बनी बनाई नरभक्षिणी के रूप में कुमाऊं पहुंची थी और यहां 4 वर्षों में वह 234 और व्यक्तियों को खा चुकी थी। नैनीताल पहुंचने के कुछ ही दिनों बाद जब बर्टटूड कॉर्बेट जी से मिले तो पता चला कि स्थिति अत्यंत गंभीर है। वे उस समय नैनीताल में डिप्टी कमिश्नर थे और उन सभी लोगों का स्नेह व आदर उन्हें प्राप्त था जो उन्हें जानते थे। इसलिए इसमें आश्चर्य नहीं कि जब उन्होंने अपने जिले के निवासियों पर नरभक्षी के आतंक का दुख व्यक्त किया और अपनी चिंता बताई, तो कॉर्बेट जी ने वचन दिया कि बाघ द्वारा अगली हत्या की खबर मिलते ही वे चंपावत के लिए निकल पड़ेंगे। लेकिन कॉर्बेट जी ने 2 शर्तें रखीं। पहली, कि सरकार द्वारा घोषित सभी इनाम रद्द कर दिए जाएं, और दूसरी कि बाघ को मारने के लिए नियुक्त सभी विशेष शिकारी और सैनिक वापस बुला लिए जाएं। इन शर्तों को रखने का कारण बताना आवश्यक नहीं था, क्योंकि कॉर्बेट जी को पूरा विश्वास था कि सच्चे शिकारी इनाम के पीछे भागने वाले कहलाना पसंद नहीं करते, और वे भी कॉर्बेट जी की तरह दुर्घटनावश गोली लग जाने के जोखिम से चिंतित रहते हैं। दोनों शर्तें मान ली गई। 1 सप्ताह बाद सुबह सुबह बर्टटूड आए और बताया कि हरकारों ने सूचना दी है
देवीधुरा और धूना घाट के बीच बसे पाती गांव में नरभक्षी ने एक स्त्री को मार डाला है। अचानक यात्रा की आवश्यकता को भांपकर कॉर्बेट जी पहले ही 6 आदमी कैंप का सामान ढोने के लिए रख चुके थे। नाश्ता कर वे रवाना हो गए। पहले दिन 17 मील चलकर धारा पहुंचे। अगले दिन मोरीनाला पर नाश्ता किया, रात देवीधुरा में बिताई और तीसरे दिन सांझ होते होते पाती पहुंच गए। तब तक सत्री को मरे 5 दिन हो चुके थे। गांव के कुल लगभग 50 पुरुष, स्त्री और बच्चे भय से कांप रहे थे। सूरज डला भी नहीं था, फिर भी सबने दरवाजे बंद कर लिए थे। जब साथ आए लोगों ने अलाव जलाया और कॉर्बेट जी भी चाय पीने के लिए वहां पहुंचे, तभी कुछ लोग सावधानी से दरवाजे खोलकर बाहर आए। उन्होंने बताया कि 5 दिनों से कोई भी घर की चौखट से बाहर नहीं निकला। आंगन की गंदी हालत इसका प्रमाण थी। खाने पीने की कमी पड़ गई थी और यदि बाघ को न मारा गया तो लोग भूखों मर जाएंगे। यह स्पष्ट था कि बाघ कहीं पास ही छिपा है। पिछली 3 रातों से उसे सड़क पर बोलते सुना गया था, जो गांव से सिर्फ 100 गज दूर थी, और उसी दिन उसे निचले खेतों में मंडराते देखा गया था। गांव का प्रधान खुशी खुशी एक कमरा देने को तैयार था, लेकिन हम आहत थे और कमरे का एकमात्र दरवाजा उसी गंदे आंगन की ओर खुलता था। इसलिए कॉर्बेट जी ने रात खुले में बिताना पसंद किया। हल्का भोजन करने के बाद उन्होंने अपने आदमियों को सुरक्षित कमरे में बंद करा दिया और स्वयं सड़क के किनारे एक पेड़ से पीठ टिकाकर मोर्चा संभाल कर खड़े हो गए। गांव वालों ने बताया कि बाघ की आदत इसी सड़क पर चक्कर लगाने की है। पूर्णमासी का चांद चमक रहा था, इसलिए अच्छा मौका था कि कॉर्बेट जी उसे देख सके और गोली मार सके, बशर्ते वह पहले दिखाई दे। शिकार की तलाश में अनेक रातें बिताने के बावजूद यह पहली बार था जब कॉर्बेट जी किसी नरभक्षी की खोज में रात गुजार रहे थे। सामने की सड़क चांदनी में चमक रही थी, मगर दोनों ओर के ऊंचे पेड़ों की छायाएं लहरातीं, और जब हवा शाखाओं को झकझोरती तो लगता मानो कई बाघ उनकी ओर बढ़ रहे हों। उत्तेजना पर उन्हें खुद पर अफसोस हुआ, क्योंकि इस डर ने उन्हें नरभक्षी की दया पर छोड़ दिया था। दांत ठंड से जितना बज रहे थे, उतना ही डर से भी। फिर भी पूरी रात वहीं डटे रहे। ज्यों ही पहाड़ों पर धूसर ऊषा दिखाई दी, कॉर्बेट जी ने सिर घुटनों पर टिका दिया और कुछ देर में सो गए। सुबह जब आदमियों ने आकर हाल पूछा तो वे उसी अवस्था में गहरी नींद में थे। रात भर न बाघ दिखाई दिया, न उसकी आवाज सुनाई पड़ी। गांव लौटकर उन्होंने लोगों को बुलाया। सबको अचरज था कि कॉर्बेट जी रात में कैसे जीवित बच गए। उन्होंने उनसे कहा कि वे स्थान दिखाएं जहां बाघ ने लोगों को मारा था, लेकिन कोई तैयार न हुआ। आंगन में खड़े खड़े ही उन्होंने दिशा बताई। आखिरी हत्या गांव के पश्चिम की पहाड़ी ढलान के पास हुई थी। लगभग 20 स्त्रियां और लड़कियां उस दिन पशुओं के लिए बांज के पत्ते काटने गई थी। तभी वह भागी स्त्री मारी गई। उस घटना का ब्यौरा सुनाने के लिए वे लड़कियां उत्सुक थी। पता चला कि उनकी टोली दोपहर के करीब 2 घंटे पहले टोली चली थी और करीब आधा मील चलकर स्त्रियां पत्तियां काटने के लिए वृक्षों पर चढ़ गईं। उनमें से जो स्त्री मारी गई, उसने और 2 अन्य स्त्रियों ने ऐसा वृक्ष चुना जो खड्ड के किनारे खड़ा था। बाद में कॉर्बेट जी ने देखा कि यह खड्ड 4 फुट गहरा और 10 से 12 फुट चौड़ा था। जरूरत भर की पत्तियां काट लेने के बाद जब वह औरत वृक्ष से उतर रही थी, तभी बाघ, जो बिना किसी को दिखाई पड़े वहां धमका था, अपनी पिछली टांगों पर खड़ा हो गया और उस औरत के पैर अपने पंजों में दबोच लिए। तभी उसकी पकड़ी हुई शाखा उखड़ गई और वह नीचे की ओर फिसलने लगी। खड्ड में ले जाकर बाघ ने उसके पैर छोड़ दिए। वह उठकर खड़ी होने के लिए हाथ पांव चला ही रही थी कि बाघ ने उसकी गर्दन को दांतों में जकड़ लिया और मारने के बाद उसे लेकर वह खड्ड की दूसरी तरफ कूद गया और पेड़ों के नीचे खड़ी घनी झाड़ियों में जाकर अदृश्य हो गया। यह सब कुछ पेड़ पर चढ़ी हुई दोनों स्त्रियों से कुछ कदम की दूरी पर हुआ और पूरी टोली ने इसे देखा था। जैसे ही बाघ और वह मरी हुई स्त्री दृष्टि से ओझल हुए, भयभीत स्त्रियां और लड़कियां गांव की ओर भागीं।
उस वक्त पुरुष दोपहर का भोजन करने आए ही थे। सब इकट्ठा हो गए और डोल, धातु के बर्तन, वास्तव में जो भी चीजें शोर कर सकती थी, उठाकर यह बचाव टोली चल पड़ी। आगे पुरुष थे और पीछे स्त्रियां। खड पर पहुंचकर जहां स्त्री मारी गई थी, प्रश्न उठा, अब क्या किया जाए। इस पर विचार विमर्श चल ही रहा था कि लगभग 30 गज की दूरी पर खड़ी झाड़ियों में से गुर्राता हुआ बाघ बाहर निकला और उनकी चर्चा में बाधा पड़ गई। पूरी टोली एकदम दौड़ पड़ी और भागती हुई गांव में जाकर ही रुकी। जब थोड़ी देर में सबको चैन आया तो एक दूसरे पर आरोप लगाने लगे, कौन पहले भागा और ये अफरा तफरी किसने मचवाई। गर्मा गर्मी काफी देर तक चलती रही। फिर सुझाया गया कि यदि सब बहादुर हैं जैसा वे दावा कर रहे थे, तो वापस क्यों न चले और समय गवाए बिना उस सत्री को क्यों न बचाएं। सभी ने यह सुझाव मान लिया और टोली 3-3 बार खड तक गई। तीसरी बार एक आदमी जिसके पास बंदूक थी, उसने अपनी बंदूक दाग दी। जैसे ही गोली दगी, दहाड़ता हुआ बाघ झाड़ियों से निकल आया। सब फिर भाग खड़े हुए। इसके बाद ये प्रयत्न त्याग दिया गया। जब कॉर्बेट जी ने उस बंदूकधारी से पूछा कि उसने बंदूक हवा में दागने के बजाय छाड़ी पर निशाना क्यों नहीं साधा, तो उसने कहा, बाघ गुस्से से भरा था। यदि गलती से गोली उसे लग जाती तो वह जरूर उसे मार डालता। उस दिन सवेरे के समय 3 घंटे तक कॉर्बेट जी गांव के चारों ओर रास्तों की खोजबीन करते रहे, इस उम्मीद और साथ साथ डर के साथ कि शायद बाघ कहीं मिल जाए। एक जगह अंधेरे और घने जंगल लगे खड्ड में जब वे झाड़ियों को छेड़ रहे थे, तो चिल्लाती हुई कलीजों का समूह उड़कर बाहर गया और उन्हें लगा मानो उनका हृदय सदा के लिए थम गया हो। कॉर्बेट जी के आदमियों ने अखरोट के पेड़ के नीचे भोजन करने के लिए जगह साफ की थी। नाश्ते के बाद गांव के प्रधान ने गेहूं की फसल कटते समय उनसे चौकसी करने का आग्रह किया। उसने कहा कि यदि फसल कॉर्बेट जी की निगरानी में न काटी गई तो शायद कभी कट ही न पाए, क्योंकि गांव के लोग इतने डरे हुए थे कि घर से बाहर निकलना नहीं चाहते थे। आधा घंटे बाद गांव के सभी लोग काम पर जुट गए। कॉर्बेट जी के आदमी भी मदद करने लगे और कॉर्बेट जी भरी राइफल लिए उनकी रखवाली पर तैनात रहे। सायंकाल तक 5 बड़े बड़े खेतों की फसल काटकर इकट्ठा कर ली गई। घरों के पास के 2 छोटे खेत बाकी रह गए। उनके बारे में प्रधान ने कहा कि अगले दिन उनसे निपटने में कोई कठिनाई नहीं होगी। गांव की सफाई की हालत में भी काफी सुधार हो गया था और एक कमरा खास तौर पर कॉर्बेट जी के लिए दे दिया गया था। उस रात दरवाजे पर कांटेदार झाड़ियों की मजबूत रोक लगा दी गई ताकि हवा आती जाती रहे और नरभक्षी भीतर न घुस सके। और कॉर्बेट जी उस नींद को पूरी करने में लग गए जो पिछली रात नहीं ले पाए थे। कॉर्बेट जी की उपस्थिति से लोगों में फिर से हिम्मत लौटने लगी थी। वे अब अधिक आजादी से निकलने लगे, लेकिन फिर भी इतना विश्वास अभी नहीं हुआ था कि उनके भरोसे जंगल में जाकर वे जगहें दिखाने को तैयार हो जाते। उन जगहों को देखना कॉर्बेट जी के लिए बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि गांव वाले मीलों तक की जमीन के चप्पे चप्पे से परिचित थे और चाहें तो वे स्थान दिखा सकते थे जहां बाघ के मिलने की सबसे अधिक संभावना थी या उसके पग चिन्ह मिल सकते थे। बाघ के नरभक्षी होने में कोई संदेह नहीं था, पर वह जवान है या बूढ़ा, नर है या मादा, यह अभी तक पता नहीं चल पाया था। यह जानकारी मामले की तह तक जाने के लिए उनके बहुत काम की थी और इसे वे केवल पग चिन्हों की जांच करके ही पा सकते थे। अगले दिन सुबह जल्दी चाय पीकर कॉर्बेट जी ने घोषणा की कि उन्हें अपने आदमियों के लिए शिकार चाहिए। उन्होंने गांव वालों से पूछा कि घुड़ल मारने के लिए किस दिशा में जाएं। गांव पश्चिम जाती पहाड़ी घार के शिखर पर बसा था और सड़क, जहां कॉर्बेट जी ने पिछली रात बिताई थी, ठीक नीचे तीखी डाल से उतरकर उत्तर की ओर छोटे छोटे घास लगे ढलानों की श्रृंखला में बोट जाती थी। बताया गया कि उन ढलानों पर घुड़ल बहुत मिलते हैं और कई लोगों ने वह भूमि दिखाने की पेशकश की। सावधानी बरतते हुए कॉर्बेट जी ने इस पेशकश पर उत्साह नहीं दिखाया। उन्होंने 3 आदमी चुने और उन्हें साथ लेकर चल पड़े।
ग्राम प्रधान से कहा कि यदि घुड़ल पर्याप्त संख्या में मिले, जैसा कि लोग कह रहे थे, तो अपने आदमियों के लिए एक घुड़ल मारने के अलावा 2 घुड़ल गांव वालों के लिए भी ले आएंगे। सड़क पार कर वे लोग सावधानी से दाएं बाएं देखते हुए एक बहुत तीखी धार से नीचे उतरे। कहीं कुछ दिखाई नहीं पड़ा। पहाड़ी से नीचे आधा मील की दूरी पर खड्ड आपस में मिल गए थे और उस मिलन बिंदु से दाईं ओर का चट्टानी घास भरा इलाका बहुत साफ दिखाई देता था। कुछ मिनट तक कॉर्बेट जी वहीं बैठे उस ढलान को देखते रहे। उनकी पीठ पास खड़े अकेले चीड़ के पेड़ से लगी थी। तभी उनकी नजर पहाड़ी पर एक हलचल पर पड़ी। जब वही हलचल दूसरी बार हुई तो उन्होंने देखा वहां एक घुड़ल खड़ा अपने कान फड़फड़ा रहा था। जानवर घास के भीतर खड़ा था, सिर्फ सिर दिखाई दे रहा था। दूसरे लोग ये हलचल नहीं देख पाए थे और अब सिर भी बिल्कुल स्थिर हो गया था, इसलिए उसे इंगित करके दिखाना संभव नहीं था। घुड़ल की जगह का सामान्य ब्यौरा देकर कॉर्बेट जी ने साथियों से कहा कि वे बैठकर देखते रहें जब वे गोली चलाएंगे। उनके पास पुरानी मार्टिनी हेनरी राइफल थी, जिसे पीछे की ओर बड़ा झटका लगता था, पर कितनी भी दूरी हो वह सही निशाने पर मार कर सकती थी। दूरी लगभग 200 गज रही होगी, इसलिए कोई कठिनाई नहीं थी। कॉर्बेट जी नीचे लेट गए। चीड़ की एक सुविधाजनक जड़ पर राइफल टिकाकर सावधानी से निशाना साधा और गोली चला दी। काले बारूद भरे कारतूस से निकले धुएं ने जिम कॉर्बेट की दृष्टि धुंधली कर दी। लोगों ने कहा, कुछ नहीं हुआ, शायद गोली चट्टान पर या गिरी पत्तियों के गुच्छे पर चली। जिम कॉर्बेट वहीं बने रहे। राइफल में फिर कारतूस भरे ही थे कि उसी जगह से थोड़ा नीचे घास हिलती दिखी। फिर घुड़ल के पिछवाड़े का हिस्सा नजर आया। पूरा जानवर बाहर निकला तो लुढ़कने लगा। पहाड़ी से नीचे जाते जाते रफ्तार बढ़ती गई। आधी पहाड़ी तक पहुंचकर वह घनी घास में गायब हो गया। वहां लेटे 2 और घुड़ल चौंक उठे। खतरे का आभास होते ही वे घास छोड़कर ऊपर की ओर भागे। दूरी कम थी। जिम कॉर्बेट ने राइफल की लीफ साइड ठीक की और बड़े जानवर के सुस्त पड़ने का इंतजार किया। जैसे ही मौका मिला उसकी पीठ पर गोली मार दी। दूसरा जानवर आड़ा भागा तो उसके कंधे में भी गोली दाग दी। कभी कभी आदमी असंभव काम कर जाता है। बेहाल स्थिति में लेटे रहकर 200 गज दूर 60 अंश के कोण पर घुड़ल के गले के सफेद निशान पर गोली चलाना लगभग नामुमकिन था। फिर भी भारी शीशे की गोली जरा भी नहीं डिगी, सीधी निशाने पर लगी और जानवर वहीं ढेर हो गया। उस तीखी पहाड़ी के टूटे फूटे पार्श्व पर, जहां जगह जगह खड्ड और चट्टानी कगारें थीं, मरा जानवर फिसलता हुआ नीचे आया और सीधा वहीं आ रुका जहां उसके 2 साथी लेटे थे। वे बाहर निकलते उससे पहले ही दोनों भी फिसल कर नीचे लुढ़कने लगे। तीनों जब सामने खड्ड में आकर रुके तो सब हैरान रह गए, खुश भी। उन्होंने ऐसा शिकार पहले नहीं देखा था। नरभक्षी बाघ का ख्याल सबके मन से उतर गया। सभी लोग जल्दी जल्दी खड्ड में उतर गए शिकार उठाने के लिए। यह अभियान कई तरह से सफल रहा। सबको मांस मिला और जिम कॉर्बेट पर गांव का विश्वास भी बढ़ा। शिकार की कहानियां सुनाते सुनाते और बढ़ जाती हैं, यह सब जानते हैं। खाल उतारते और मांस बांटते वक्त तीनों आदमी कहानी में खूब नमक मिर्च डालते रहे। जहां जिम कॉर्बेट नाश्ता कर रहे थे वहां से भीड़ की आवाजें आ रही थी। लोग कहते, घुड़ल 1 मील से मारा गया था, गोलियां जादुई थीं, जानवर को मारकर उसे साहब के पैरों तक ले आती थी। दोपहर के भोजन के बाद प्रधान ने पूछा, अब कहां जाना है और साथ कितने आदमी चाहिए? जिम कॉर्बेट ने भीड़ में से अपने पुराने साथियों में से 2 को चुना। वे उस जगह चल पड़े जहां पिछली मानव त्रासदी हुई थी। पहाड़ी लोग हिंदू थे, मृतकों का दाह संस्कार करते थे। जब कोई नरभक्षी उठा ले जाता तो रिश्तेदारों को शरीर का थोड़ा सा हिस्सा चाहिए होता अंतिम संस्कार के लिए। उस सत्री की दाह क्रिया बाकी थी। जाते समय सबने कॉर्बेट जी से विनती की, जो भी हिस्सा मिले साथ ले आएं। जंगल के चिन्ह पढ़ना जिम कॉर्बेट को बचपन से पसंद था। उनके पास गवाही तो थी, पर प्रत्यक्षदर्शी हमेशा सही नहीं होते। वंचिंग सच्चा हाल बताते हैं। घटनास्थल पर पहुंचते ही साफ हो गया, बाघिन बिना दिखाई पड़े पेड़ तक
पहुंची थी। उसका रास्ता खड्ड की ओर से था। वृक्ष से 100 गज नीचे 2 चट्टानों के बीच की महीन मिट्टी में उसके पद चिन्ह थे। उनसे पता चला वह बाघिन थी और यौवन पार कर चुकी थी। खड्ड में 10 गज आगे चट्टान के पास वह शायद औरत के उतरने का इंतजार कर रही थी। सत्री ने पत्तियां पहले ही काट ली थी। जब वह मोटी डाल पकड़कर उतर रही थी, बाघिन पीछे की टांगों पर खड़ी हुई। उसने पैर पकड़े और खड्ड में घसीट ले गई। डाल पर उसकी मजबूरी साफ दिखती थी। जहां शाखा फिसली, वहीं छाल में उसकी हथेलियों और उंगलियों की खाल के टुकड़े चिपके थे। जहां बाघिन ने उसे मारा, वहां संघर्ष के निशान थे। सूखे खून का बड़ा धब्बा भी। खून की लकीरें खड्ड की ढलान से दूसरे किनारे तक दिख रही थीं। उन्हीं निशानों के सहारे झाड़ियों में वह जगह मिली जहां लाश खाई गई थी। लोक विश्वास है कि नरभक्षी सिर और हाथ पैर नहीं खाते। ये गलत है। अगर उन्हें छेड़ा न जाए तो वे सब कुछ खा जाते हैं, कपड़े तक। इस घटना में कपड़े और हड्डियों के कुछ टुकड़े मिले। उन्हें साफ कपड़े में बांध लिया गया। अवशेष कम थे पर दाह क्रिया के लिए पर्याप्त, ताकि अस्थियां गंगा मैया पहुंच सकें। चाय पीकर जिम कॉर्बेट दूसरी जगह गए। यह स्थल मुख्य गांव से अलग कुछ एकड़ भूमि पर था। मालिक ने सड़क से ऊपर पहाड़ी ढलान में झोंपड़ी बनाई थी। उसकी पत्नी के 2 बच्चे थे, 4 साल का लड़का और 6 साल की लड़की। बड़ी बहन भी वहीं रहती थी। एक दिन दोनों बहनें ऊपर घास काट रही थी। अचानक बाघिन आई और एक बहन को उठा ले गई। लगभग 100 गज तक छोटी बहन को छुड़ाने और उसके बदले उसे उठा ले जाने को बाघिन के पीछे भागी। साहस भरा यह अविश्वसनीय कार्य मुख्य गांव के लोगों ने देखा था। मृत स्त्री को लगभग 100 गज तक ले जाकर बाघिन ने उसे नीचे रख दिया और पीछा करने वाली की तरफ पलटी। भयंकर गर्जना करते हुए वह उस वीर स्त्री पर झपटी जो पीछे पलटकर पहाड़ी पार्श्व के साथ साथ नीचे की तरफ सड़क पार करती मुख्य गांव की तरफ भागी। उसका उद्देश्य स्पष्ट था, गांव के लोगों को खबर देना, जिसे बिना उसे बताए वे पहले ही देख चुके थे। इस स्त्री का अस्पष्ट कोलाहल उस समय सांस फूल जाने, भय और उत्तेजना के कारण समझा गया, और जब बचाव टोली जो तुरंत चली गई थी विफल होकर लौट आई, तभी पता चला कि उसकी बोलने की शक्ति जाती रही थी। ये कहानी कॉर्बेट जी को गांव में सुनने को मिली, और जब वे मार्ग से पहाड़ी चढ़कर उस 2 कमरे वाले घर पर पहुंचे जहां वह सत्री कपड़े धोकर सुखा रही थी, तो उसे गूंगी बने हुए तब तक 12 महीने हो चुके थे। आंखों में एक तनाव दिखाई पड़ने के अलावा वह गूंगी स्त्री बिल्कुल सामान्य दिख रही थी। और जब कॉर्बेट जी रुककर उसे ये बताने लगे कि वे उस बाघिन को मारने का प्रयास करने आए हैं जिसने उसकी बहन को मार डाला था, तो उसने दोनों हाथ जोड़कर झुककर उनके चरण छुए, जिससे कॉर्बेट जी को लगा मानो वे कोई अभागे मक्कार व्यक्ति हों। यह तो सच था कि वे उस नरभक्षी को मारने के इरादे से वहां आए थे, परंतु ऐसे जानवर को मारना, जिसके बारे में मशहूर था कि वह एक ही जगह दोबारा किसी को नहीं मारता, मारी गई लाश पर कभी वापस नहीं आता, और जिसका कार्यक्षेत्र कई 100 वर्ग मील में फैला था, एक ऐसा उद्देश्य था जिसकी सफलता की संभावना उतनी ही कम थी जितना भूसे के बड़े ढेर में सुई ढूंढ निकालना। योजनाएं तो कॉर्बेट जी नैनीताल में रहते हुए ही कई बना चुके थे। एक वही जिस पर वे अमल करके भी देख चुके थे, और जिसे कोई भी कुछ भी कहे वे उसे दोबारा करके देखने के लिए तैयार नहीं थे। और अन्य योजनाएं अब जब वे उस जगह पहुंच चुके थे उतनी ही अनाकर्षक या बेकार की लग रही थीं। फिर वहां ऐसा कोई नहीं था जिससे वे राय ले सकते, क्योंकि ये पहला नरभक्षी था जिसका कुमाऊं में पहले पहले पता लगा था। यह सब होने पर भी कुछ न कुछ करना तो आवश्यक था। इसलिए अगले 3 दिन सूर्योदय से सूर्यास्त तक कॉर्बेट जी जंगल में घूम घूम कर मीलों चलते रहे और उन स्थानों को देखते रहे जहां गांव के लोगों ने बताया था कि बाघिन दिखाई पड़ सकती थी। यहां 2-4 मिनट के लिए कॉर्बेट जी अपनी कहानी रोककर उस अफवाह का प्रतिवाद करना चाहते थे जो पूरे पर्वतीय प्रदेश में फैली हुई थी कि इस मौके पर और बाद के कई मौकों पर उन्होंने पहाड़ी स्त्रियों की पोशाक पहनी
और जंगल में जाकर नरभक्षी को अपनी तरफ आकर्षित किया तथा उसे दांती या कुल्हाड़ी से मार डाला। सच्चाई ये थी कि पोशाक बदलने के मामले में उन्होंने इतना ही किया। एक साड़ी मांगकर कटिवास अपने शरीर पर लपेट ली या पेड़ों पर चढ़कर पत्तियां काटने लगे, और ये चालबाजी कभी किसी काम न आई। हालांकि 2 मौके अवश्य आए जिनका उन्हें पता था कि नरभक्षी उस पेड़ के आसपास छिपकर मंडराता रहा जिस पर वे चढ़े हुए थे, एक बार चट्टान के पीछे छिपकर और दूसरी बार गिरे हुए पेड़ की आड़ में, जिससे उन्हें गोली चलाकर उसे मारने का कोई मौका नहीं मिल पाया। अब कहानी आगे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि बाघिन ये जगह छोड़कर कहीं और चली गई है। इसलिए कॉर्बेट जी ने तय किया कि पाती के पूर्व लगभग 15 मील दूर चंपावत चले जाएं। गांव वाले अवश्य इससे दुखी हुए। वे जल्दी चले, धूना घाट में नाश्ता किया और दिन छिपते छिपते यात्रा पूरी कर चंपावत पहुंच गए। इस क्षेत्र की सड़कें बहुत असुरक्षित मानी जाती थी और एक गांव से दूसरे गांव या बाजार जाते समय लोग टोली बनाकर ही चलते थे। धूना घाट छोड़ते समय कॉर्बेट जी की 8 आदमियों की टोली में सड़क किनारे बसे गांव के लोग भी शामिल हो गए और चंपावत पहुंचने पर यह संख्या 30 हो गई। कुछ लोग जो रास्ते में मिले 20 जनों की टोली में थे, वे 2 महीने पहले भी चंपावत आ चुके थे और उन्होंने कॉर्बेट जी को एक अत्यंत दर्द भरी कहानी सुनाई। चंपावत के इस भाग में सड़क कुछ मील तक पहाड़ी के दक्षिणी पार्श्व के साथ साथ उसके समांतर और लगभग 50 गज घाटी के ऊपर होकर जाती है। 2 महीने पहले उन लोगों की ये 20 जनों की टोली चंपावत के बाजार की ओर जा रही थी। लगभग दोपहर के समय जब वे उस सड़क पर चल रहे थे तो घाटी के नीचे से आते आदमियों की दुख भरी चीख पुकार सुनकर हक्के बक्के रह गए, क्योंकि आवाजें निरंतर पास आती जा रही थी और आंखों के सामने उन्होंने देखा कि एक बाघ एक नग्न स्त्री को उठाए चला जा रहा है। स्त्री के केश बाघ के एक ओर जमीन पर घिसट रहे थे और पैर दूसरी तरफ लटक रहे थे। बाघ ने उसकी कमर बीच से पकड़ रखी थी। वह स्त्री छाती पीट पीट कभी भगवान को तो कभी मानवों को सहायता के लिए पुकार रही थी। 50 गज की दूरी पर साफ साफ दिखाई पड़ते हुए बाघ अपना शिकार लिए गुजर गया, और जब चीख पुकार दूर से आनी बंद हो गई तब वे लोग अपने मार्ग पर आगे बढ़े। और तुम 20 लोगों ने कुछ नहीं किया? नहीं साहब, कुछ नहीं किया। हम लोग डर गए थे और डरा हुआ आदमी कर भी क्या सकता है। और फिर यदि हम उस औरत को बचा भी लेते और बाघ नाराज होकर हम पर कोई मुसीबत न भी लाता तो उससे उस स्त्री को क्या लाभ होता? वह तो रक्त से सराबोर थी और अपने जख्मों के कारण अवश्य ही मर जाती। बाद में कॉर्बेट जी को पता चला कि मारी गई यह स्त्री चंपावत के पास के एक गांव की थी और बाघ उसे तब उठा ले गया था जब वह जंगल में सूखी लकड़ियां इकट्ठा कर रही थी। उसकी साथिनें भागकर गांव लौट आई और शोर मचाया। बचाव टोली जाने को तैयार ही हो रही थी कि ये 20 डरे हुए लोग गांव में पहुंचे। उन्हें पता था कि मारी गई स्त्री को लेकर बाघ किस ओर गया है, इसलिए आगे की कहानी उन्होंने स्वयं सुनाई। स्त्री को बचाने के लिए हम 50 या 60 लोग थे। टोली में कुछ के पास बंदूकें भी थीं। जहां उस स्त्री द्वारा इकट्ठी की गई लकड़ियां पड़ी थी और जहां से बाघ उसे उठा ले गया था, वहां से एक फर्लांग चलकर हमें उसके फटे हुए कपड़े मिले। ये देखकर लोग डोल पीटने और गोलियां चलाने लगे और ऐसा करते हुए 1 मील से कुछ अधिक चलकर घाटी के मस्तक पर पहुंचे जहां हमें वह स्त्री पड़ी मिली। वह लड़की से कुछ ही बड़ी थी और चट्टान की बड़ी शिला पर मरी पड़ी थी। रक्त चाटकर शरीर स्वच्छ करने के अतिरिक्त बाघ ने उसे छुआ तक नहीं था। कोई स्त्री हमारे साथ नहीं थी, इसलिए उसके लिए दी गई धोती के टुकड़े से शरीर लपेटते समय हमने मुंह फेर लिया, क्योंकि ऐसा लगता था कि वह सत्री पीठ के बल सोई है और छुए जाने पर लाज से गट जाएगी। अच्छी तरह बंद किए गए किवाड़ों के पीछे घरों में बैठकर पूरी रात पहरों पर ऐसे अनुभव सुन सुनकर बताने पर यह कोई अचरज की बात नहीं कि नरभक्षी द्वारा आतंकित क्षेत्र में वर्ष दर वर्ष रहते रहते वहां के लोगों का चरित्र और दृष्टिकोण बदल जाता है।
बाहर से आने वाले व्यक्ति को यह महसूस करना चाहिए कि वह नग्न वास्तविकताओं और दांत पंजों के नियम वाली दुनिया में प्रवेश कर रहा है। एक ऐसी दुनिया में जिसने खाड़े जैसे दांतों वाले बाघ के राज्य में कभी मनुष्य को गुफाओं में आश्रय लेने पर विवश किया था। उन दिनों कॉर्बेट जी चंपावत में जवान और अनुभवहीन थे। फिर भी उस आतंक भरे प्रदेश में कुछ दिन रहने के बाद उनकी समझ में यह बात भली भांति आ गई कि किसी नरभक्षी की छाया में जीने से अधिक भयावह दूसरी कोई चीज नहीं होती, और उनकी यह समझ अगले 32 वर्षों में मिले अनुभवों से और भी पुष्ट होती चली गई। तो दोस्तों, चंपावत की यह खौफनाक कहानी यहीं पर रोकते हैं, और इस कहानी का सबसे खतरनाक हिस्सा आगे आने वाला है। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो इसे लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि अगला पार्ट सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक जुड़े रहिए स्टोरी शॉट के साथ, और आप सभी अपना ख्याल रखना, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें।